वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती है अगेन बाय जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे सभी के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है आपको कि शायद आप अभी कुछ बच्चे इसमें से नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। कुछ बच्चे नीट 21 के लिए भी सोच रहे हैं अभी। तो नीट 21 के लिए अगर आपको बायोलॉजी का फुल कोर्स मेरे से करना है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम रजिस्टर ज़रूर करवा दें, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% वीडियोज़ जो हैं वो हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग वीडियोस हैं उन रिमेनिंग वीडियोस को भी आप हमसे परमिशन लेके आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स को ले सकते हैं। क्लियर बेटा? तो होप कि आप सभी नीट 21 के लिए आप प्रिपेयर करें अच्छे से। बायोलॉजी की गारंटी बेटा बायजूम देता है आपको। क्लियर? तो क्लास है हमारी +1 और क्लास +1 का आज हम टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर वही ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रियल में पढ़ने वाले हैं कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस विद इन द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस में देखा था हमने वो ये देखा था कि व्हाट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक मैकेनिज्म, देयर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने सभी पढ़े थे। ओके, उसके बाद में अब हम इस वीडियो के अंदर दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के। फर्स्ट, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। दूसरा, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्यूशिएंट। जो क्राइटेरिया है डिफ्यूजन का उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना बेटा, बहुत इजी है, लेकिन जब आप बुक्स में पढ़ते हो तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, देखने में बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है। क्लियर बेटा? लेकिन ऐसा टॉपिक ये नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में हम रेस्पिरेटरी क्यूशिएंट को पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है कि कैसे गैसेस जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप डिफ्यूज हो जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के अपने आप बॉडी से बाहर आ जाती है। क्लियर? तो इसमें वो सारा का सारा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन पढ़ने वाले हैं कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर? अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि सभी के सभी जो मैमल्स हैं दे हैव मैमल्स शोइंग द नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग इन देयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस, कि वो जब खाना खाते हैं उस टाइम भी वो ब्रीथ कर लेते हैं। जैसे कि मैमल्स में कैटल्स वगैरह आप देखें तो उसमें क्या होता है कि जब वो च्यू करते हैं तो उसके टाइम वो अपने यहाँ नॉर्मल ब्रीथ कर लेते हैं। हमारे केस में क्या होता है? हमारे केस में ये होता है कि जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तब हम च्यू नहीं कर सकते, और हम फूड को स्वेलो नहीं कर सकते, और जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम रुक जाता है। क्लियर? तो हमारे अंदर जो गैसेस का हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक गैसेस का इनहेल कैसे हो जाता है, क्योंकि एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाया हुआ है। अब आपको ये पता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमेशा गैसेस हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करती हैं। क्लियर भाई? अब हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करने के लिए ग्रेडियंट क्रिएट किया गया है। सपोज कीजिए आप रूम में कोने में आपने स्प्रे की बोतल को प्रेस किया और धीरे धीरे उस परफ्यूम की बोतल की स्मेल पूरे रूम में हो जाती है। तो इसका मतलब क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर हायर इन दैट पर्टिकुलर कॉर्नर एज कंपेयर टू द होल रूम। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सारे के सारे गैसेस के पार्टिकल दे मूव टू द रैंडम फ्री एरिया। वो जहां तक मूव करेंगे वो मूव कर लेंगे, तब तक उनको फ्री एरिया मिलता रहेगा। क्लियर भाई? तो गैसेस हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करती है, क्योंकि वहां पे क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कोलिजन ज्यादा था तो प्रेशर ज्यादा था। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से वो धीरे धीरे उस एरिया में मूव करने लगे जहां पे प्रेशर कम था, जहां पे उनका कोलिजन कम था। क्लियर? अब आपको ये पता है कि हम जब इनहेल करते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन तो लेते नहीं। अब आप 6th-7th के स्टूडेंट तो हो नहीं जिनको नॉर्मली बताया जाता है कि वी इनहेल द ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यू आर द फ्यूचर डॉक्टर, तो आपको ये पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में भी ऑक्सीजन भी है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हमारे एनवायरनमेंट इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट। नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, कार्बन जो हमारी ऑक्सीजन है वो तो सिर्फ और सिर्फ लगभग 19.2% रह गई लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग, लेकिन जो प्रीवियस डाटा है उसमें 21% दिखाई जाती है अभी तक। ओके, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो कितना है? 0.03% है, लेकिन ये परसेंट तो बढ़ता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंट पॉल्यूशन रेट, प्रेजेंट
the production of carbon dioxide on the earth, or you can say it caused to the global warming of the earth also, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है ना। लेकिन अच्छा होता कि ये लॉकडाउन बहुत लंबे टाइम तक चले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये पॉल्यूशन वगैरह मेंटेन रह जाए, एंड ऑब्वियसली भाई ये आगे भी एक्सटेंड होगा, है ना। तो अच्छा है भाई, ठीक है, कि कितनी अच्छी बात है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ होता जा रहा है और हम लोग घरों में बंद होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब मेन जो कॉज है पॉल्यूशन का वो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन है, हम ही कॉज करते हैं भाई पॉल्यूशन को, है ना। एंड अगर एक टाइप का पॉल्यूशन जो ह्यूमन बीइंग कॉज कर रहा होता, उस टाइप के कॉज को क्या करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन। हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ाते हैं कि लगभग एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन जो है वो 1 to 5% ही होता है, लेकिन 95% पॉल्यूशन तो अर्थ खुद करती है ना। अर्थक्वेक आ जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रॉम आ जाते हैं, लेकिन आप देखिए ना इस 5% को अगर हमने घरों में बंद कर दिया तो हमारा एनवायरनमेंट कितना साफ हो गया है। क्लियर। तो इसका मतलब उम्मीद है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वो परसेंटेज मेंटेन हो जाएगा और ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो 21 ही चला जाएगा। एनीवे, हम बात करते हैं कि हाउ वी क्रिएट ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द ऑल बॉडी ऑर्गन। अब हम इसमें कहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट देखेंगे। अब देखिए, बाहर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस ज़्यादा था, इसकी वजह से हमने इनहेल करके हमारे लंग्स में लेके गए। अब लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड एल्वियोली के थ्रू ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आ जाएगी, एल्वियोली से वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आ जाएगी। क्लियर। अब हम चलते हैं कि वो जो ऑक्सीजन ब्लड में गई थी, अब वो ऑक्सीजन ब्लड में सर्कुलेट होते हुए कहाँ जाएगी, वो सर्कुलेट होते हुए हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगी, हर बॉडी ऑर्गन के पास जाएगी जो हमारी बॉडी को चलाने में दिन रात काम कर रहा है। तो उस बॉडी ऑर्गन के पास क्या होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहा है बेचारा, उसके पास बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुकी है, तो वो जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ क्रिएट होगा, तो ऑक्सीजन उस बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ओके, बस हमें आपको ये समझाना है कि वो कितना प्रेशर ग्रेडियंट है जिसके हिसाब से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये एक एल्वियोली बनाई है, सपोज फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज एल्वियोली, जिसमें बाहर से क्या आ रही है, बाहर से मिक्सचर ऑफ एयर ऑफ द गैसेस आ रही है ना। तो अगर मैं एनवायरनमेंट का लिखूं तो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन हम इनहेल करने वाले हैं उसका पार्शियल प्रेशर होता है 159, और आपको पता होना चाहिए बेटा जो पार्शियल प्रेशर होता है वो पार्ट्स पर मिलियन में हम इसको मेजर करते हैं। क्लियर। इसके अलावा आप इसको पार्शियल प्रेशर भी सिंपल लिख सकते हैं। तो जो ये बाहर लिखा गया है इसमें क्या दिखाया गया कि जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 159 है इसका पार्शियल प्रेशर बाहर, और ये इसमें पार्ट्स पर मिलियन पर 100 क्यूबिक मरकरी के अंदर इसको मापा जाता है। और अगर ऑक्सीजन का देखें बाहर तो बाहर नेचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, ऑक्सीजन का तो 159 है और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.3। मैं अगेन बता रही हूँ ये 0.3 जो है ये आपका प्रेशर बताया है मैंने, कोई परसेंटेज नहीं बताया है ना। परसेंटेज कितना हो जाता है 0.03 होता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ 0.3 लिखा है। क्लियर। अब इस मिक्सचर ऑफ एयर को हमने क्या किया, इनहेल किया, हमने इसको अंदर ब्रीथ कर लिया। अब उसके बाद में जो हमने इसको लेकर के आए रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एल्वियोली में। ओके, अब एल्वियोली में आकर के कुछ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली यहाँ पे आती रहती होगी धीरे धीरे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ऑलरेडी होते होंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो ये यहाँ प्रेजेंट हैं, इसकी वजह से अब एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो हो जाएगा 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ जाएगा 40, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है। क्लियर भाई। ओके, अब देखिए ये एल्वियोली के बाहर जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक की स्ट्रक्चर बताई थी तो ये बताया था एल्वियोली जो है वो सराउंड होती है बहुत सारी कैपिलरीज से। और ये कैपिलरीज कैसे आता है, देखिए जो हार्ट है, लाइक दिस इज योर हार्ट, क्यूट हार्ट है ना भाई, ज़्यादा क्यूट तो नहीं बना लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, है ना। और इस क्यूट हार्ट के अंदर सप्लाई आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड लेके आया हुआ है, मैं इसको डीऑक्सीजनेटेड को लिख देती हूँ, DCO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठीक है, सभी के सभी ऑल बॉडी ऑर्गन से, और ऑल बॉडी ऑर्गन से जो हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको कौन लेके आता है? बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आर्टरी होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके जाता है। अब हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको देने वाला है? लंग्स को, क्योंकि उसको पता है कि जो लंग्स हैं वो क्या कर देंगे, इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करके ब्लड को प्योर कर देंगे। और लंग्स के पास कैसे आया है ब्लड? वो ठीक है, लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली जो आर्टरी है ये हर एक बॉडी की पर्टिकुलर हम वीन ही लिख देते हैं, क्योंकि हर एक वीन पर्टिकुलर लेके आती है। कोई भी हेपेटिक वीन है और इंटेस्टिनल वीन, जो एरिया की अलग अलग वीन्स हार्ट के पास लेके आती हैं, और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेके जाती है वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स उसको प्योर करते हैं, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन ऐड करने के बाद में अब ये जो ब्लड है ये बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स से आएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ये अगेन किस में आता है? हार्ट में आता है। ये दूसरा हार्ट बना दिया, और इस हार्ट से फिर पूरे बॉडी ऑर्गन के पास ये सर्कुलेट हो जाता है। क्लियर? तो ये जो कैपिलरीज मैं बता रही हूँ, ये कैपिलरीज कहाँ से हैं? ये पूरी की पूरी इस लंग्स की तरफ आती हुई हार्ट से इस पल्मोनरी आर्टरीज की ये कैपिलरी होती है। क्लियर? तो ये इनको सराउंड किए हुए हैं। तो ये कैपिलरीज जो ब्लड लेके आई है, ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मैं अगर बताऊं आपको, तो इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45। ठीक है भाई। एल्वियोली के अंदर कितना है? एल्वियोली के अंदर है ऑक्सीजन का 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। यहाँ पे ऑक्सीजन का है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45। पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ है 104, बहुत हाई रेट से ऑक्सीजन किस में चली जाएगी? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाएगी। क्लियर? और क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, लेकिन इस ब्लड के अंदर जो हार्ट की तरफ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट एल्वियोली की तरफ हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर जब हम ब्रीथ करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो ये बाहर निकल जाएगी। क्लियर? ओके। तो इसका मतलब ये वाली जो सप्लाई आ रही है हार्ट की तरफ से, ये कौन सी है? इट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के किसकी तरफ? लंग्स की तरफ आ रही है। क्लियर? और लंग्स उसको प्योर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट अच्छा खासा बना हुआ है। और अब ये ब्लड कैसा बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये लंग्स से क्या लेके आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके आएगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है। और ये जो पल्मोनरी वेन आ रही है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है? ये आगे लिख देंगे। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर होता है 95 होता है इसका ऑक्सीजन का, और जो 40 होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। ये ब्लड आ गया अब हार्ट के पास। अब हार्ट के अंदर ये ब्लड पंप कर दिया जाएगा और पूरे बॉडी ऑर्गन के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हार्ट से जा रहा है, इसको हम बोलेंगे इट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचा दिया जाता है। ओके। अब ये है हमारे बॉडी के टिश्यूज, और इन बॉडी टिश्यूज में काम कर रही है हमारी सेल्स। ठीक है। अब सेल्स जब काम कर रही हैं तो उनके अंदर ऑब्वियसली एरोबिक रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डाल दी जाती है? इस ब्लड के साथ एक्सचेंज कर लिया जाता है। कैसे? इन टिश्यूज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है, मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ पे, शायद उधर नहीं दिखेगा आपको।
तो जो हमारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45। ठीक है, लेकिन जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन तो है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 40। तो इसका मतलब इन टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 40 है, लेकिन जो ब्लड आ रहा है उसमें कितनी है ऑक्सीजन 95 से 40 की तरफ जो ऑक्सीजन है वो मूव कर जाएगी। क्लियर, टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल गई। और जो टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी कितनी 45 और जो ब्लड आ रहा है उसमें कितनी है, इट कंटेनिंग द 40 ओनली। तो 45 से 40 की तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव कर जाएगी और अब ये अगेन ब्लड कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, अगर मैं और आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में बताऊं, आवर बॉडी ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो टिश्यूज और सेल्स के बीच में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस होता है। कैसे होता है, जो हमारी सेल होती है, ये वाला जो बताया था मैंने 40-45 का, ये था हमारे टिश्यूज का, अगर ओवरऑल एक टिश्यू को कवर कर रही है। लेकिन एक बहुत फाइन कैपिलरी अगर एक सेल्स के पास जा रही है तो वहां पर जो चेंज होता है वो और भी फास्ट होता है, क्योंकि हमारी जो सेल है उस सेल के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सिर्फ 20 होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर 50 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ये है ऑक्सीजन का। तो सेल्स के पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो और भी ज्यादा होता है। क्लियर, तो वैसे ही सेम बात है भाई, टिश्यूज के पास भी एक्सचेंज होना है, वहां पे एक्सचेंज रेट कम होता है क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ पार्शियल प्रेशर थोड़ा कम है। टिश्यूज के पास ग्रेडियंट ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि 20 से 20 और कितना होता है 50 होता है, तो इसीलिए वो एक्सचेंज एरिया ग्रेडियंट बढ़ जाता है। क्लियर, अब ये जो ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसके अंदर फिर वही क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑब्वियसली क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कितनी आ जाती है, अगेन मैंने अभी बताया था यहाँ पे इट कंटेन 40 एंड 45। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी 45। ठीक है, फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में जाता है, इट गोज टू द राइट पार्ट ऑफ योर हार्ट एंड फ्रॉम राइट पार्ट ऑफ योर हार्ट इट इज पंप टू आर द लंग्स। और लंग्स से तब जब पंपिंग होती है तो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आ जाता है, हार्ट की तरफ आता है। फिर अगेन पंपिंग होती है और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ जाता है, पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स में आ जाता है। क्लियर भाई, इसका मतलब आपने ये देखा जो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिफ्यूजन फैक्टर है मेन, कि कैसे गैसेस का डिफ्यूजन होता है। पहले तो होता है अभी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे। क्लियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्रिएट ए डिफ्यूजन फैक्टर। भाई हमने इंस्पायर किया था तो नेचर में तो कितनी थी भाई आपकी 79% नाइट्रोजन है ना, तो वो इतनी ज्यादा नाइट्रोजन होते हुए भी हमारे लंग्स के अंदर क्यों नहीं गई, वो हमारे ब्लड में क्यों नहीं गई। एक लेवल मेंटेन रहता है ना, उस लेवल पे उससे आगे वो नाइट्रोजन क्यों नहीं डिसॉल्व होती, क्योंकि वो सोल्युबल है ही नहीं हमारे बॉडी के अंदर। नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू सोल्युबलाइज इन आवर बॉडी बिकॉज देयर इज नो एनी प्रेशर ग्रेडियंट। आप एक बंद कमरे के अंदर हो जहाँ से कोई एयर की एंट्री नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है, तो वहाँ से एयर क्रॉस करेगी ही नहीं। लेकिन अगर आपके रूम के अंदर 2 गेट खुले हैं तो वहाँ से इजीली एयर क्रॉस कर जाती है। तो वही कोई पाथवे बनना चाहिए ना, कोई प्रेशर ग्रेडियंट बनना चाहिए जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो नाइट्रोजन के पास वो बेचारी के पास बनता ही नहीं, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा होते हुए भी जो नाइट्रोजन है वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज नहीं होती। क्लियर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की देखें तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग 20 से 25 टाइम मोर सॉल्युबिलिटी एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। एक बात और बताएं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, एम्स में पूछा गया था।
जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी तो भाई 250 गुना ज्यादा डिफ्यूजन कैपेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड मोर डिफ्यूजिबल होती है और वो हमारे ब्लड के अंदर जाकर के और टिश्यूज या ऑर्गन के साथ जाकर के कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देती है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के, जिसकी वजह से यू कैन से सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो जाती है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जब हम हार्ट वाला चैप्टर कर रहे होंगे। क्लियर? ओके भाई। उसके बाद में नेक्स्ट डिफ्यूजन फैक्टर जो है वो है थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जैसे कि एक तो प्रेशर ग्रेडियंट बताया था कि सेल के पास 20-50 का डिफरेंस होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, टिश्यूज में 40-45 का होता है। वैसे ही मेम्ब्रेन के ऊपर भी डिफर करता है कि जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितनी होती है। जैसे कि हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की वीडियो डाली है हमने, उसमें बताया है कि 0.2 mm थिकनेस की मेम्ब्रेन से ईजिली गैसेज का एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होती है, वो डिफ्यूजन क्रिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ईजिली गैसेज क्रॉस नहीं कर पाती। क्लियर भाई? और डिफ्यूजन इन पार्शियल प्रेशर ये बता दिया आपको कि पार्शियल प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा होता है, जहाँ कम होता है वहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन भी कम होता है। क्लियर? ओके। एक ये मैंने आपको वैसे लिख दिया है यहाँ पे कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, मैंने यहाँ बता दिया, वैसे उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर से ले रहे हैं उसमें पार्शियल प्रेशर 0.3 होता है। एल्वियोली के अंदर आते आते क्योंकि ऑलरेडी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहां पे, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रह जाता है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40-45, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ये उल्टा हो जाता है टिश्यूज के अंदर, है ना, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियसली टिश्यूज से ही आया है तो ये सेम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्योंकि वो जस्ट यहाँ से अभी ऑक्सीजन रिसीव की है उसने, तो उसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 95 रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 रहता है। क्लियर? इनसाइड द सेल 20-50 और ये एक्सपायर्ड एयर जो हम गैसेस को रिलीज करते हैं तो उसके अंदर यू आर सरप्राइजिंग कि जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन 116 पार्शियल प्रेशर होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 32। ओके भाई? क्लियर? ओके। एक चीज और कि जो हमारे इंस्पायर्ड एयर है, लेकिन आप ये देख रहे होगे कि ऑक्सीजन जो बाहर से आई थी उसमें एयर में उसमें है 159, लेकिन जो हम गैस रिलीज कर रहे हैं उसमें है 116 और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर से लेते हैं उसमें होती है 0.3 और जो हम रिलीज करते होते हैं उसमें 32। इसका मतलब ऑक्सीजन का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन क्या है, तो मैंने यहाँ परसेंटेज में लिखा है कि जो इंस्पायर्ड एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है वो होती है 19.6% टोटल का, 21 नहीं है ना, 19.6 है क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन भी है। और जो इंस्पायर्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होती है 0.04%। ये लेटेस्ट डाटा है भाई, क्योंकि जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ गया है। अब ये देख लिया आपने। अब एक्सपायर्ड एयर जो हम रिलीज करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है 15.7% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 3.6%। तो इसका मतलब आपको ये दिख रहा है कि लगभग 4%, ऑलमोस्ट 4% जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है। आउट ऑफ द 100 हम सिर्फ 4% ऑक्सीजन ही यूटिलाइज करते हैं पूरी की पूरी ली हुई एयर में से। और यहाँ पर अगर हम देखें 3.56% कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। क्लियर? जो हमारी एयर रिलीज होती है, तो इसीलिए कई बार जब पर्सन का एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो हम माउथ से ब्रीथिंग करवाते हैं तो वो सफिशिएंट होती है, क्योंकि हम जो रिलीज कर रहे हैं उसमें भी ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में होती है। क्लियर भाई? तो आई थिंक ये मैंने जो क्लियर किया है क्राइटेरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद में एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को डिफाइन करेंगे। क्लियर बेटा? तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके जो लाइक्स होते हैं वो हमारे लिए बूस्टिंग का काम करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।